कुछ सरपीरे लोग हमें दुश्मन जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और अरे खाके वतन, तुझे मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो सजदों के निशा कहते हैं। के अंदर थोड़ी थोड़ी का मजा ले लेना और उस मुकर्रिर का इस्तेक़बाल करना कि अगर खिलाफ है उन्हें तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन इसको आगे शायरी जब बढ़ती है, खुदा के माँ सिवा कोई महान थोड़ी है, मेरा यकीन है उस पर गुमान थोड़ी है, और डरो ना इससे मेरे मुल्क के जवानों, तुम वो चाय वाला है चंगेज खान थोड़ी है। और शायरी आगे बढ़ती है तो मुगालता है मुझे सवाल थोड़ी है, मेरी हमारी आंख के शीशे में बाल थोड़ी है। मुगालता है उरूजो जवाल थोड़ी है, हमारी आंख के शीशे में बाल थोड़ी है। मुगालता है उरूजो जवाल थोड़ी है, हमारी आंख के शीशे में बाल थोड़ी है। और उसी के साथ डॉक्टर हमारे जौहर कानपुरी ने कहा कि चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है, बोलने दो उसे, दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जोरदार तालियों में इस्तेक़बाल करें। उसके बाद में आमदार डॉक्टर फारूक साहब ने हमें घूमने के लिए बुलिया शहर में एक जगह नहीं थी, एक गार्डन नहीं था। अगर हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो उनको कहीं लेके जाने के लिए जगह नहीं थी, गार्डन नहीं था। आप सभी को पता है ये जो शिवाजी गार्डन बना हुआ है चौपाटी पास में, उसकी हालत किस तरीके से खराब है। और वहाँ पर हमारी माएँ बहनें जब जाती थी त्योहारों के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ लोग उनके साथ में बदसलूकी भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2019 के अंदर मुत्तहिद हुए और आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब को चुन कर दिया। 1 करोड़ की निधि से आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने सुल्तानिया पास में कंपाउंड वॉल किया और 4 करोड़ रुपए में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने वहाँ पर गार्डन बनाया। आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से शानदार गार्डन बना है। वहाँ पर बच्चे आते, बूढ़े आते, हिंदू आते, मुसलमान आते, सिख आते हैं, दलित आते हैं और आमदार साहब को बहुत सी दुआएं देते हैं। मेरे दोस्तों, आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने उसके बाद में लाइब्रेरी बनाई, उसके बाद में आमदार डॉक्टर फारूक साहब ने पानी की टाकी बनाई, सुल्तानिया का वॉल कंपाउंड किया। आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब 88 करोड़ की निधि से एक रीजनल ट्रांसपोर्ट आरटीओ ऑफिस बना रहे, जिसमें सारी ऑफिसें रही। उसका भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो चुका है। जयपुर में कब्रस्तान का, रोड का, टॉयलेट का, पोइंग ब्लॉक का और आगे की दीवार का काम किया गया है। 40,000 रोड का आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने 50 लाख रुपए की निधि से कितनी शानदार दीवार बनाई है। अगर आप जाते होंगे देखते होंगे कि 40 लाख रुपए में आमदार डॉक्टर 50 लाख रुपए में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हमारे कब्रस्तान की दीवार बनाई है। उसी के बाद में एक्सीडेंट के हादसा नजर आ रहे थे। कमलाबाई स्कूल के पास में वहाँ के टीचर आए, वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल आए, आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने उनके भी बात पर लब्बैक कहते हुए वहाँ पर एक पथचारी पुल बनाया जो स्कूल के बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम आता है। बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरीके से सुविधाएं मिलती है गरुड़ कॉम्प्लेक्स के पास में। उसके बाद में आप देखेंगे फलादारन का वॉल कंपाउंड आमदार डॉक्टर महबूब सुहानी का काम आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने किया। इकरा देवी मंदिर का काम अभी भी आप देख सकते हैं कि चालू है। और जिस रोड पर हम बैठे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने किया है। आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने हमारे जय भीम भाइयों को, बुद्ध भाइयों को बुद्ध विहार बना के दिए। उसके बाद में ज्योति बाबा फुले स्मारक का काम भी आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने किया। पुलिस लाइन के अंदर आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने शहीद स्मारक बनाया। उसके बाद में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जूने सिविल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट सिलेंडर लगाए। उसके बाद में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने हमारी माँ, हमारी बहनों को इतनी तकलीफें होती थी, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, आप सभी को पता है कि एक दौर ऐसा था कि हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में ना रोड थे ना नालियां थे। अगर हमें नहाने जाना पड़ता था तो खड्डा बनाया रहता था घर के आगे, घर के पीछे, उसके अंदर पानी जमा होता था बाथरूम का। अगर घर का एक शख्स नहाने को जाता था तो मेरी माँ बहनें वो शख्स नहा के निकलने के बाद में वो गड्ढा उपस्थित थी, उसके बाद में मेरी माँ बहनें नहाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुत्तफिक हुए और आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब को चुन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड बनाए, नालियां बनाई। दोस्तों मेरे साथियों, आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने जिस तरीके से शहर दुनिया में विकास काम किए, तरक्कियाती काम
कि ये काम किसी से छुपे नहीं है, ढके नहीं है। हमारे कुछ साथी बैठे हुए थे आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब के ऑफिस के ऊपर और बातें चल रही थी, गनी भैया भी उनमें बैठे थे। तो अगर गनी भैया बताने लगे कि वहाँ के कुछ बीजेपी के नगर बातें कर रहे थे, क्या बोले आमदार फारूक शाह का विकास रुक ही नहीं रहा, ये तो काम पे काम कर ही जा रहे हैं बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बोलते हैं कि असंभव को संभव करने में काम हमारा लिया जाता है, असंभव को संभव करने में काम हमारा लिया जाता है, दुश्मनों की महफिल में नाम हमारा लिया जाता है। मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये हमारे आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब क्या जिनकी बातें दुश्मन करते और जिनकी बारे में बातें करते और उनकी तारीफें करते हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, कुछ चंद दिनों पहले आपको पता है ये विकास की बातें तो हो गई, अब कयादत की बात आपको बताता हूँ। कयादत की बात ऐसी है मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, क्या चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले हम सभी एक स्कैम कर रहे हैं वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में, आप सभी को अच्छे से याद होगा। उसके खिलाफ में मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आप हमारे शहर में बहुत सी दीगर पार्टियां है, शिवसेना है, शिवसेना के 9 खासदार जब वक्त अमेंडमेंट बिल आया तो किस तरीके से दुम दबा के ऐवान पार्लियामेंट में से भागे थे, आप सभी को पता होगा। और उसके बाद में मोहतरम स्पीकर बोलते हैं कि इस बिल के समर्थन में कौन कौन है, वक्त अमेंडमेंट बिल के समर्थन में कौन कौन है, तो बीजेपी के सारे नुमाइंदे, सारे खासदार हाथ उठाते हैं। उसी के बाद में हमने जिनको नुमाइंदा हमारा समझा, जिनको हमने हमारा झूठा रहनुमा समझा, सच्चा रहनुमा समझा, वो झूठे निकले। हमारे खिलाफ में जब ये बिल आता है, हमारे खानगाहों के खिलाफ, हमारे कब्रस्तानों के खिलाफ में, हमारी मस्जिदों के खिलाफ में, हमारे मदरसों के खिलाफ में, हमारे कब्रस्तानों के खिलाफ में, मेरे दोस्तों, साथियों, ना राहुल गांधी हाथ उठाता है, ना अखिलेश यादव हाथ उठाता है, ना मायावती हाथ उठाते, ना अरविंद केजरीवाल का कोई खासदार का हाथ उठाता है। अगर हाथ उठाता है तो कौन उठाता है? मेरा हर आपका कैद बैरिस्टर असदुद्दीन अवी से हाथ उठाता है, उनकी मुखालिफत करता है, उनके आंखों में आंख डालकर बात करता है। मेरे दोस्तों, साथियों, अगर वो असदुद्दीन अवी साहब लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? हमारे कौम के रहनुमा असल असदुद्दीन अवी साहब है, क्योंकि ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बोलने वाली जमात है, लड़ने वाली जमात है, जिसका कट्टा है उसी को दर्द होता है। मेरे दोस्तों, साथियों, ये सारे झूठे रहनुमा है, हमारा कोई सच्चा रहनुमा है तो असदुद्दीन अवीदी साहब है। उसी के बाद महाराष्ट्र के मुद्दे की बात ले लो, अगर एक कोई बाबा, ढोंगी बाबा आता है, हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके खिलाफ में आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब प्रोटेस्ट करते हैं। इनके लिए किसी शायर ने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएना, तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएना। मेरे दोस्तों, इसी शेर के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिय्यिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस आज़िमुश्शान कार्नर मीटिंग के सदर जनाब यूनुस हाजी साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा सलीम हाजी साहब, गनी हाजी साहब, गुड्डू दादा, यूसुफ ठेकेदार साहब, वाहिद ठेकेदार साहब, अफजल मिस्त्री साहब, नासिर पहलवान, कालू भाई साहब, चांद मिस्त्री साहब, जावेद खान साहब, गुफरान पठान साहब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर माजिन नगर सेवक जनाब साबिर चाचा पत्रकार साहब, इस इलाके के कारपोरेटर सईद दादा साहब और इस इलाके के भावी कारपोरेटर जनाब कैसर पेंटर साहब, मालेगांव से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं जनाब मोहसिन हाजी साहब, एडवोकेट नदीम साहब, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग दोस्तों, नौजवानों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी पर्दा नशीन इज्जतदार माँ और बहनों,
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों संभल जाओ, अब संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, अब संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, अब संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदलुस के साहिल पर, जला डाली थी तुमने कश्तियां उंदलुस के साहिल पर। मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने सुना, मुझसे पहले बहुत सारे मुकर्रिरीन ने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और आप लोगों को सबने ये कोशिश किया कि आप लोगों को पता चले कि आमदर फारूक शाह साहब ने ये 5 सालों में हर फील्ड में तरक्याती काम किए। आप लोगों ने आमदर साहब के ऊपर गुज़िश्ता जो भरोसा किया था और उनके हक में वोट दिया था और उनको भारत के आजाद होने के बाद में पहली मर्तबा एक मुसलमान को, एक ईमान वाले को, आपके दरमियान रहने वाले को असेंबली में पहुंचाए के आपने जो भरोसा जताया था, उस भरोसे पर आमदर साहब किस तरीके से खरा उतरे और 5 सालों तक आपके दरमियान रहकर हर फील्ड में आमदर साहब ने आपकी खिदमत किया। हर मसाइल को आमदर साहब ने हल करने की पूरी कोशिश की। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगरचे हमारे मुकर्रिरीन आप लोगों को आमदर साहब के काम नहीं भी बताएंगे, आप लोगों को व्हाट्सएप के, फेसबुक के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए ये बात मालूम है। मैं समझता हूँ साबिर चाचा कि अगर यहाँ पर आपकी जगह किसी को भी खड़े कर दूं माइक पे, तो इतने काम उसको आमदर साहब के मालूम होंगे कि 1 घंटा वो तकरीर कर सकता है। सबको मालूम है कि आमदर साहब ने 5 साल है, क्या नाम है उनका, अनिल गोटे, खुद को एक काम करके, 2 काम करके कार्य सम्राट बोलने वाले झूठों को मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूंगा कि हमारे साहब के पूरे 5 साल को छोड़ दो, बीच में हमारे साहब ने एक प्रोग्राम लिया। वो प्रोग्राम के अंदर एक दिन में 101 तरक्याती कामों का उद्घाटन किया गया। अनिल गोटे, आपको गोटे मुसलमानों ने बनाया। जब आप पहली मर्तबा इलेक्शन लड़े थे 1800 वोट आपने लिया था, मगर आपको 3 मर्तबा अगर इस शहर की नुमाइंदगी करने की चांस मिला, मौका मिला, तो मुसलमानों के वोट की खैरात पर मिला। मगर चुन के आने के बाद में मुस्तकिल तौर से हमारे इलाकों को नजरअंदाज किया गया। पूरे 5 साल में एक नदी के पास में लाइब्रेरी बना के कार्य सम्राट हो गए। हमारे साहब ने सिर्फ देवपुर में 2 लाइब्रेरी बना के दी। आपके 3 मर्तबा के अंदर के पूरे कार्यकाल को एक तरफ तराजू में रख दो और दूसरी तरफ हमारा 101 कामों वाला एक दिन रख दो, अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोगों के मसाइल आए, आमदर साहब ने आपके तरक्याती काम किए। सड़कें तामीर करना, गटार तामीर करना, पथदीवे लगाना, लाइब्रेरी देना, सभा मंडप देना, पुल बनाना, कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड करना, मस्जिद के रोड बनाना, मदारिस की हिफाजती दीवार बनाना, ये सारे के सारे काम सिर्फ देवपुर की बता रहा मैं आपको। तरक्याती काम किए, तामीराती काम किए। इसके अलावा जब भी आप लोगों को जरूरत लगी, आमदर साहब आपके दरमियान में थे। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और सिविल वर्क हो, तीनों में आमदर साहब ने
हर मुमकिन कोशिश की है। मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि बताने की जरूरत भी नहीं है, सबको मालूम है। तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका मुझे जवाब भी देंगे। जितना काम आपके आमदार ने किया उतना किसी ने किया क्या? किया क्या? दूसरा सवाल मैं करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आमदार फारूक शाह साहब ने आप लोगों के हर तरक्याती काम पे लब्बैक करते हुए 5 साल आपकी बेहतरीन तरीके से खिदमत की है, तो मेरा सवाल है, आमदार साहब का साथ देंगे क्या नहीं देंगे? और क्या चीजें होनी चाहिए जिनको मद्देनजर रख के आपको ये चुनाव का फैसला करना हो? एक नेता कैसा होना चाहिए, एक कायद कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों को इलेक्शन के वक्त में पहचान कर बहुत सूझबूझ के साथ में फैसला लेना है। जो शख्स ने हमारे दरमियान कोरोना के वक्त मौजूद था, जो शख्स हमारे दरमियान में हमारी बीमारी के वक्त में मौजूद था, जिन्हें नवे सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई, उसी के साथ जिन्हें जूना सिविल हॉस्पिटल हमारे लिए शुरू करवाया, उसी के साथ अगर हमारी मस्जिद मदरसे की बात आई, अगर किसी ने अजान बंद करवाने की कोशिश की, हमारे आवाज बनकर जो शख्स हमारे लिए मौजूद था, किसी ने अगर हिजाब पे गंदी नजर डाली और हमारी कोई बहन बेटी को सिर्फ इसके लिए कॉलेज के बाहर कर दिया कि उसने हिजाब पहनी है, सिर्फ इसके लिए उसका एडमिशन निकाल दिया क्योंकि उसने हिजाब पहना है, कोई शख्स ने अगर उस वक्त में हमारी रहनुमाई की हो, अगर शरीयत में मुदाखलत करने की बात आई हो, कोई शख्स हमारी आवाज बनकर खड़ा हुआ हो, कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के 50 नगर सेवकों वाली सरकार ने अगर अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने जेब भरने के लिए, अपने खीसे भरने के लिए, अपने डब्बे भरने के लिए अगर हमारे जैसे गरीबों के खीसे में से घरपट्टी की शक्ल में नाजायज रकम निकालने की कोशिश की और आमदार साहब ने उसके लिए अगर कोशिश किया कि इसको रोका जाना चाहिए और काम नहीं हुआ, तो वो शख्स जिसने मुख्यमंत्री को हमारे मसले हल करने के लिए पार्टी पे अगर किसी ने बुला लिया, हम उसका साथ देंगे। काम कैसे निकाला जाता है आमदार साहब को अच्छी से पता है। अगर मंत्री लोग, अगर अधिकारी लोग मंत्रालय के अगर अच्छी से काम नहीं करेंगे, तो आपके आमदार को, आपके कायद को पता है कि मुख्यमंत्री को पायत्री पे कैसे बुलाया जाता है। उप मुख्यमंत्री को आप लोगों ने देखा होगा, चंद्रकांत पाटिल संसदीय कार्य मंत्री, अर्थ मंत्री अजीत पवार और शंभूराज देसाई, ये तीनों आए और आमदार साहब के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आमदार साहब आपकी जो भी बात है वो हो जाएंगी। आईजी लेवल का अधिकारी आपकी डिमांड के ऊपर नियुक्त कर दी गई है, अपने उपोषण को खत्म करो। हर शोबे में, हर फील्ड में आमदार साहब ने काम किया। एक नेता ऐसा होता है जो 5 साल आपके दरमियान आपकी तकलीफ को खुद की तकलीफ पे तरजीह देता है, आपके तरक्याती काम करता है और ये सारी चीजों को सामने रख के आपको फैसला लेना हो। और क्या चीजें हैं जिससे आपको इलेक्शन के वक्त में फैसला लेना है कि हमको किसको वोट देना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के महाराष्ट्र को आप देखो, आज के हिंदुस्तान को आप देखो कि आज के भारत में, आज के हिंदुस्तान में जानवर की जान की कीमत इंसान की कीमत से ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ शक की बिना पर कि कोई शख्स पे ये शक है कि वो गाय का गोश्त लेकर जा रहा है, सिर्फ शक की बिना के ऊपर उसको रात भर मार दिया जाता है। आप लोगों ने क्या नहीं देखा, तबरेज अंसारी को इल्जाम लगाकर रात भर बांधकर मारे, हत्या के सुबह तक वो हलाक हो गया। आपने क्या पहलू खान की वो बात नहीं सुनी जिसको सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया? आप लोगों ने क्या जुनैद खान का नाम नहीं सुना जो नौजवान को रात भर बांधकर मारा गया और सुबह उसको कत्ल कर दिया गया? ये भारत में जहां पर इंसान की जान की कीमत से ज्यादा अगर जानवर की जान की कीमत है, मैं वो फिरका परस्तों को बोलना चाहूंगा कि अगर 2 हत्या के ऊपर बंदी है और अगर आपको अगर गोश्त मिला है, उसको आप पुलिस को तकरार करो, पुलिस आएगी, वो सैंपल लेके लेबोरेटरी भेजेंगी और अगर वो साबित हो गया, सिद्ध हो गया कि गाय का गोश्त है, उसके ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल होगा। आपको किसने इजाजत दिया किसी के ऊपर हाथ उठाने की और कायदा हाथ में लेने की? मगर जब ऐसा हुआ, मुझे आप लोग जवाब दो, क्या कानून हाथ में लेने वालों को कानून ने बाद में सजा दी या नहीं दी?
ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड की बात है। ये महाराष्ट्र जो अपनी सुसंस्कृतिक राजकारण के लिए मशहूर है, ये महाराष्ट्र जो अपनी तहजीब के लिए, सियासत के लिए मौजूद है। मैं वहां का आपको बताना चाहूंगा, एक जयपुर से ट्रेन निकलती है, एक जयपुर से ट्रेन निकलती है, उसके अंदर रेलवे पुलिस होती है और वो रेलवे पुलिस जो आवाम की पैसेंजर की हिफाजत के लिए होती है, उसी में से एक पुलिस कांस्टेबल उठता है, अपने पास की रिवॉल्वर निकालता है और एक मुस्लिम परिवार को शूट करके मार देता है। आप मुझे बताओ उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये महाराष्ट्र की बात है। उसी के बाद में और एक महाराष्ट्र का किस्सा रिसेंटली अभी हुआ था। एक 80-85 साल के बुजुर्ग थैली में, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, थैली में गोश्त लेकर जा रहे थे। उन पे इल्जाम लगाया गया, उनके बहुतान लगाया गया कि ये गाय का गोश्त है और जो फिरका परस्त नौजवान उनको मार रहे थे, उनकी उम्र वो बुजुर्ग के पोतों के बराबर भी नहीं थी। वो आरोपियों का क्या हुआ? तो ये चीजों को आपको सामने रखना होगा। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा और भी चीजें हैं। ये चीजों को सामने रखकर आपको मुझे ये फैसला करना होगा कि हमको किसका साथ देना है, हमको किसके हक में वोट करना है। ये इलेक्शन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था लोकसभा के पहले 400 पार का, मगर आप लोगों का इत्तेहाद था। ये मैं यहां से ये कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को बोलता हूं कि जो आप लोगों को इतनी सीट मिली, इसमें राहुल गांधी का कोई कमाल नहीं, इसमें अखिलेश यादव का कोई कमाल नहीं, इसमें शरद पवार का कोई कमाल नहीं। अगर कमाल है भारतीय जनता पार्टी को 400 पार से दूर रखने के लिए, 240 पे रोक देने के लिए, तो ये ईमान वालों का कमाल है। ये ईमान वालों का कमाल है जो मुत्तहिद हुए। और गर्मी के अंदर मैं धुलिये की बात बताता, लोकसभा के इलेक्शन से मैंने देखा, एक हमारी बहन की 1 महीने पहले डिलीवरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, 1 महीने की बच्ची को लेकर वो वोट देने के लिए आई थी। ये ईमान वालों का कमाल है कि फिरका परस्तों को सरकार में आने से रोक दिया और 2 बैसाखी वो लोगों को लगा देना पड़ी नीतीश कुमार के नाम से और चंद्रबाबू नायडू के नाम से। तो वो लोगों ने देखा कि हमने 400 पार का नारा लगाया, मगर 400 पार बहुत दूर की बात, 240 पर रोक दिया गया। अभी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, तो कुछ कुत्तों को मुंतखब किया। ये फिरका परस्त सरकार ने, ये 3 इडियट सरकार ने एक कुछ फिरका परस्तों को मुंतखब किया कि आप लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, जितना ज्यादा जहर उगलोगे हम हिंदू भाइयों की वोट ले पाएंगे। मैं वो लोगों को बोलना चाहूंगा कि चाहे तुम्हारे कुत्ते लोग मुसलमानों के खिलाफ कितना भी जहर उगले, मगर तुमको हिंदू भाई भी साथ नहीं देने वाले। तुमने मराठा लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुमने किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुमने दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुमने मराठा को धनगर से लड़ाया, दलितों को हिंदू से लड़ाया, हिंदू से मुसलमान को लड़ाया, तुमने नफरत की राजनीति की। तुम्हारे साथ मुसलमान समाज तो हो ही नहीं सकता, मगर इस मर्तबा तुम्हारे खिलाफ मराठा भी है, हिंदू भाई भी है, सेकुलर दलित भाई भी है इंशाअल्लाह। और मैं आपके सामने ये बोल रहा, हम लोगों के सर्वे में मालूमात हुई कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से जा रही है, इंशाअल्लाह हार रही है। ये आप लोगों की ताकत की वजह से होगा। आमदर साहब का एक शेर आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा कि मैं वोट जिसको इलेक्शन में दान दे दूंगा। आप लोगों को अपने वोट की ताकत पहचाननी है। ये जिनके पास ईडी जैसी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी, प्रशासन उनका, शासन उनका, मंत्री उनके, पुलिस उनका, इलेक्शन कमीशन उनका, हजारों करोड़ का करप्शन का पैसा उनका, उसके बाद भी 400 पार के मकसद को जो नहीं पहुंच सके, वो आप लोगों की इत्तेहाद की ताकत थी जो उनके पैसों पर भारी पड़ी, उनके प्रशासन की ताकत पर भारी पड़ी। तो मैं वो जिसको इलेक्शन में दान दे दूंगा, मैं वो जिसको इलेक्शन में दान दे दूंगा, उसको ज़कात में हिंदुस्तान दे दूंगा। तो कुछ कुत्तों को वो लोगों ने मुंतखब किया कि आप लोगों को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है।
और जितना जहर उगलेंगे हमको हिंदू भाइयों की वोट मिलेंगी, ऐसी गलतफहमी वो लोगों को है। आप लोगों ने क्या नहीं देखा? मेरा आप लोगों से एक सवाल है। आप लोगों ने देखा होगा सब बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पे भी बुजुर्ग बैठे हैं, सबको तजर्बा है। अगर किसी ने कोई महापुरुष के बारे में गलत बयानी दी तो क्या होगा निहाल भैया? अगर किसी महापुरुष के बारे में कोई गलत बयानी देगा तो मैं बताता हूं क्या होगा। शहरों में आंदोलन करके शहर बंद किए जाएंगे, सरकारी गाड़ियों को रोककर एहतजाज किए जाएंगे, ऐवाने बल्दिया में एहतजाज किए जाएंगे, कलेक्टरों को निवेदन दिए जाएंगे, ऐवाने असेंबली में हंगामे किए जाएंगे, ऐवाने पार्लियामेंट में हंगामे किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ये आरएसएस के सियासी बात, इनके ख्याली बात वीर सावर को माफी वीर बोला तो आप लोगों ने देखा कितनी मुखालिफत की गई। कांग्रेस ने भी मुखालिफत की, नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने भी मुखालिफत की, एहतजाज किए गए। मैं सवाल आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि जिस शख्सियत के सदक़े तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात को पैदा किया, ये कायनात का निजाम चलाया, उस शख्सियत के बारे में अगर कोई रामगिरी नाम का भगवाधारी, कोई दहशतगर्द अगर हमारे नबी की शान इक़्क़दस में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है, सवाल मेरा आपसे है कितने शहरों को बंद करके एहतजाज किया गया? कितने कलेक्टरों को निवेदन दिए गए? कितने ऐवाने बल्दिया में हंगामे हुए? कितने ऐवाने असेंबली में हंगामे हुए? और कितने पार्लियामेंट में जो सो कॉल्ड नामनीय सेकुलर पार्टी के खासदार आपकी वोट की भीख पर अभी लोकसभा के इलेक्शन में खासदार बनते गए, कितनों ने हंगामा किया? मेरा आपसे सवाल है। मैं फकर के साथ बोलता हूं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुकन हूं, एक कार्यकर्ता हूं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार थे जो आप लोगों की आवाज बनकर, आप लोगों के कायद बनकर, आप लोगों के खादिम बनकर बंबई जाते हैं, 5 लाख लोगों को लेकर बंबई जाते हैं, बंबई को जाम करते हैं और सरकार की आंखों में आके डालकर बोलते हैं कि वो दहशतगर्द रामगिरी को जेल के अंदर होना चाहिए, वो दहशतगर्द रामगिरी को जेल के अंदर होना चाहिए। मगर क्या देखा गया? बजाय उसको सलाखों के पीछे डालने के, दूसरे दिन मुख्यमंत्री एक स्टेज पे लेकर उसको खड़ा हुआ है रामगिरी नाम के नापाक इंसान को और बोलता है कि इसका हम बाल भी बाका नहीं होने देंगे। क्या उसको जेल में डाला गया? उसके बाद में, उसके पहले विशालगढ़ किला है शिवाजी महाराज का, तो अभी के उनके जो भी उनके वंशज है शिवाजी महाराज, उनके छत्रपति संभाजी राजे, उन्होंने ये कहा कि किले के ऊपर अतिक्रमण हो गया है और वो अतिक्रमण आप नहीं निकालेंगे तो ये तारीख को हम जाएंगे और हमारे हाथ से हम अतिक्रमण निकालेंगे। कोई बात नहीं, हम मराठी मुसलमान हैं, महाराष्ट्र का एक भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि वहां पर अतिक्रमण हो। जितना आप चाहते हो कि शिवाजी महाराज के किलों की हिफाजत होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि शिवाजी महाराज के किलों की हिफाजत हो। हम मराठी मुसलमान हैं, मगर सवाल वो लोगों से मेरा ये है की छत्रपती संभाजी राजे जर तुम्ही खरे राजे राहिले असते तर तुम्ही मुसलमानांची वस्तीचं रक्षण केलं असता। तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन उनके साथ में हजारों की तादाद में, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वहां पर कलम 144 नाफिज थी, कर्फ्यू नाफिज था। छत्रपति संभाजी राजे के साथ में हजारों की संख्या में नौजवान गए। चलो कोई बात नहीं, कानून आपने हाथ में लिया, वहां जाने के बाद में किले पर जाओ, किले पर नहीं गए। किले के 3 किलोमीटर पहले किला कोई और गांव में, उससे 3 किलोमीटर पहले कोई और गांव में मुस्लिमवाड़ी नाम की मुसलमान बस्ती थी। वहां पर बगैर कोई वजह के वहां पर गए, मुसलमान बस्तियों में मुसलमान के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों की गाड़ियों को जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत इस्मत बचाते हुए, अपनी जान ईमान बचाते हुए अपने बच्चों को लेकर जंगल में जाती है, रात भर जंगलों में घूमती है। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलम 144 4 लोग साथ नहीं जा सकते, हजारों लोग गए।
मुसलमानों की बस्ती में दिन भर दहशत मचाई गई, नंगा नाच रचा गया। उसके बाद में वहां पे वो जहां पर शुरू था उससे 50 मीटर की दूरी पर वहां पर जिले का एसपी भी था और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर उनको जेल में नहीं डाला गया, नीतीश राणे को फडणवीस बचा रहा, रामगिरी को मुख्यमंत्री शिंदे बचा रहा। इनको सरकार की तरफ से आदेश है। मैं जाते जाते आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आने वाला चुनाव मुसलमान क़यादत को बचाने का है, शरीयत की मुदाखलत में करने वालों के सामने जंग का है। आने वाला चुनाव तरक्कियाते निजाम को शुरू रखने का है। अपने इत्तेहाद को मुनज़्ज़म रखिए। और जाते जाते ये लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। और ऐ खाके वतन, तुझे मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो सजदों के निशा कहते हैं। और आपने खुल के मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले, इसको वतन का दर्द कहते हैं। और दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले ऐ हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।